किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिंघाड़े का महत्व हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसके उपयोग से पाचन क्रिया जो होती है वो बहुत अच्छा होता है इससे। और गर्भवती महिलाओं के लिए और शिशुओं के लिए ये जो है वो सिंघाड़ा का जो है वो बहुत ही उपयोगी होता है। और ये तो एक जलीय पौधा है, सिंघाड़ा जो है वो बहुत जलीय पौधा है। और ऐसे जगहों में हम इसका खेती करते हैं जिस जगह में बहुत ही ज़्यादा दिन तक या साल भर जल भराव रहता हो, ऐसे जगहों में हम सिंघाड़ा की खेती करते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं आपको बताना चाहती हूँ, धमतरी जैसे जो ज़िला है जहाँ लो लैंड एरिया है, जहाँ पानी अधिक भरा रहता है, ऐसे जगहों में हम करते हैं इस सिंघाड़ा की खेती। लेकिन जिस जगह में पानी की समस्या बहुत कम होती है, जिस जगह में 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक की बारिश जहाँ होती है, उस जगहों में हम सिंघाड़ा की खेती हम अच्छे से कर सकते हैं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को
जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमारा आज के कार्यक्रम सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, आप मन हाँ फूल के बगीचा तो देखे हवो, जहाँ नाना प्रकार के फूल खिलते और ये है एक आमदनी के अच्छा जरिया घलोक होते। और हमारे वैज्ञानिक भाई मन हाँ अब फल के घलोक उद्यान लगाए ला धर ले है। भाई लगाते बहुत पहली से लगावत हवे। फिर संगवारी हो, ओकर किस्म कैसे होना चाहिए, ओकर उन्नत किस्म का होना चाहिए, यही है हमारा आज के विषय संगवारी हो। और एक बार आप मन हाँ हमारे डॉक्टर से सीधा बात कर सकते हो हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले। हमारा टोल फ्री नंबर तो आप मतलब पता है 1800-233-9418। तो संगवारी हो, ये विषय में ढेरे कन चर्चा करे बर, गोट बात करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर साकेत दुबे, विषय वस्तु विशेषज्ञ, महासमुंद ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे किसान भाई मन के फ़ोन आवाए एक से पहले हमन हाँ जान लेथन कि ये जन फल उद्यान है ये का हवे और एकर का महत्व है। देखिए, जैसे आपने पूछा अभी बताया कि फूलों का बगीचा होता है, वैसी उसी प्रकार जो फलों का बगीचा, इसको हम फलों का बगीचा बोलेंगे। फल उद्यान मतलब फलों का उद्यान, जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के फलों की खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं। और इसको हम करने का मकसद हमारे पीछे ये रहता है कि इसका हम व्यावसायिक रूप से फ़ायदा ले सकें। मैं आप डॉक्टर साहब थोड़ा कर रोकूं, शायद फ़ोन आया है एक ठक। हेलो 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 साहू जी, नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार जय जोहार। का नाम है किसान भाई आपके, कौन गांव ले बोला था? भागवत निर्मलकर कौरा जेवरा। जी 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 जी। हाँ भागवत भैया, प्रश्न पूछो आप अपन। जैसे कौरा जेवरा संबलपुर बेमेतरा। जी जी। हेलो। ग्रीष्मकालीन में अभी जी मान लो जाए हम आप फल के खेती करबो जी खेत में, खेत के मेड़ में, तो कौन कौन ढंग से फल लगाई, फलदार पौधा जेकर से हमला आमदनी दुगुना हुआ है, एकर बारे में विस्तृत जानकारी दे। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कहना है कि अभी ग्रीष्मकालीन समय चला था और जिन मेड़ होते खेत में उमा हमन हाँ ग्रीष्मकाल में कौन कौन से प्रकार के फल लगा सकत हम?
देखिए, जो ये बोल रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन में एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ी सी समस्या होती है, लेकिन अगर ये मेड़ पे लगाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे अपना छत्तीसगढ़ जो है पूरा धान बहुल है, बड़े बड़े मेड़ होते हैं हमारे यहाँ, तो मेड़ों पे हम फलों की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। अच्छा। और ख़ासकर जैसे जो ये पपीता हो गया, अगर इसको अभी आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो मई जून में जब बारिश की शुरुआत होती है तो उसमें आप पपीता लगा सकते हैं या फिर अमरूद लगा सकते हैं, जो छोटी किस्में हो, अनार जो इसका ज़्यादा फैलाव ना होता हो। सबसे बढ़िया तो है आप अगर मेड़ में लगाना चाह रहे हैं किसान भाई हमारे, तो पपीते की खेती उसमें की जा सकती है बहुत अच्छी तरीके से। और पपीते में क्योंकि पानी का भी एक है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा अगर जमा होता है तो पपीते को जो है नुकसान पहुंचाता है, उसकी खेती के लिए नुकसानदायक होता है। तो मेड़ में इसको अपन बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा जैसे लंबी फसल भी नहीं होती है, तो आमदनी भी जल्दी जल्दी मिलती है बाकी फलों की तुलना में, और हमारे खाली जगह का उपयोग भी हो सकता है। तो जैसे किसान भाई बोल रहे हैं कि हमारे को एक धान है, तो धान तो हम ले ही रहे हैं, उसके अलावा जो है मेड़ पे भी हमारी एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन रहा है। दूसरा, अगर खाली जगह रहती है तो वहाँ पर खरपतवार जागते हैं दूसरे, और खरपतवार के माध्यम से जो दूसरे कीड़े बीमारी हैं वो भी जो है पनपने का डर रहता है। तो अगर हम वहाँ मेड़ में भी खेती करेंगे तो उसकी भी साफ सफाई होते रहेगी, और वहाँ पर भी एक हम पपीते जैसी फसल जो ले सकते हैं जो कि पौष्टिक रूप से भी फायदेमंद है, पोषण के दृष्टि से, क्योंकि आज के जो हमारे जितनी भी सरकार सब का उनका पोषण पे बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, खासकर जैसे घर में महिला लोग हैं, तो ये ऐसी सब फसलें लगा के हम आमदनी तो ले ही सकते हैं, साथ में जो है पोषण की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी हो जाएगा ये। जी बिल्कुल, बहुत सुघर बात बताया हो आप। हम शुरुआत कर रहे हैं जेमा फल उद्यान के हम महत्व के विषय में आप बताते रहे हो। जी, मैं वही फल उद्यान बता रहा था कि इसका देखिए अपने जो हर प्रकार से महत्व है, ना सिर्फ व्यावसायिक दृष्टि से बल्कि पोषण की दृष्टि से भी ये बहुत ही फायदेमंद है। कि जैसे हम सभी जानते हैं कि हमको विटामिन चाहिए, आयरन चाहिए, सब पोषक तत्व चाहिए, तो हमको जैसे आम हो गया, आम की बात करें तो विटामिन ए आम से मिल जाता है, पपीते से मिलता है। विटामिन बी जो है हमको सेव से मिलता है। विटामिन सी की अगर बात करें तो हमको वो जो नींबू वर्गीय है उससे मिलता है, नींबू से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आयरन की बात करें तो करौंदा से मिल जाएगा। पोटेशियम की बात करें, जो कि जितने भी हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए ज़रूरी हैं, वो सब हमको फल से मिलते हैं। पोटेशियम हमको केले के माध्यम से मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये पोषण की दृष्टि से तो बहुत फायदेमंद ही हैं। अगर इनको हम सही ढंग से प्लानिंग करके अगर फल उद्यान की स्थापना करें तो ये लंबे समय तक हमको एक आय का जरिया बहुत अच्छा बन सकता है। क्योंकि आज देखिए अब हर आदमी जो है, जब से कोविड आया है उसके बाद से उसमें जागरूकता आ गई है कि भाई हमको स्वस्थ रहना है तो खाना है, संतरा खाना है, ये खाना है, फल खाना है, तो उसमें बहुत जागरूकता आ गई है, लोगों में डिमांड बढ़ते जा रही है। तो अगर फल उद्यान अगर हम स्थापित करेंगे तो पोषण के साथ साथ हम व्यावसायिक दृष्टि से भी अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छा कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। इसके साथ ही साथ हम ये जानना चाहबो कि अब आप बताए हो कि अब बहुत अच्छा से अगर स्थापना करथन फल उद्यान के तो एक अच्छा आय के स्रोत बन जाते। बिल्कुल। अब हम बात करथन कि स्थापना कैसे करे जाए, का पर विधि हवे, कितना चरण में हम ओला बांट सकथन। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको फल उद्यान की स्थापना करना है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि आप जगह का चयन अच्छी तरह से करें, क्योंकि ये फल उद्यान जो है एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जी। और एक बार अगर आप फल उद्यान को स्थापित कर लेंगे तो वो लंबे समय तक चल देगा। भाई जैसे आप मान लो सब्जी है तो 3-4 महीने में ख़त्म हो गई, आप बदल लिए, लेकिन फल उद्यान में आपको ऐसा नहीं है, इसलिए आपको अच्छे तरह से उसको करना है। अब जगह का चयन अपने को कैसी जगह पे होना चाहिए जी। तो अगर आप फल उद्यान में देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमको जो ज़रूरत पड़ती है कि जब हमको विकसित करने की शुरुआत करके हम पूरा फल उद्यान विकसित कर लें, अपने को अपना उत्पाद जो है फल जो है मार्केट में बेचने को हर चीज़ में हमको मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ हम फल उद्यान विकसित करना चाह रहे हैं वहाँ मज़दूर जो है उचित दरों पर हमको मिल जाएंगे कि नहीं जी। ठीक है, मज़दूर मिलेंगे तभी हमारा काम होगा। और उचित दर इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा अगर कुछ महंगे मिल रहे हैं तो आर्थिक रूप से भी हम परेशान होंगे। तो सबसे पहला मज़दूर की उपलब्धता होना चाहिए जी। फिर उसके बाद जो सिंचाई है, सिंचाई के साधन वहाँ पर होना चाहिए।
फिर आप जितने भी ये फलदार होते हैं, उद्यानिकी फसलें, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे सब्जी हो, सभी आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। बिल्कुल, है ना। इसलिए और हमको उसको मार्केट पहुंचाना है, तो हमको इस चीज़ का भी उसमें ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट से कितनी दूरी है हमारी। जब हम कहीं प्लान कर रहे हैं कि फलोद्यान विकसित करने के लिए, तो मार्केट से उसकी दूरी कितनी है, आवागमन की हमारी क्या व्यवस्था होगी जी। ठीक है। और अगर एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण जी, डॉक्टर साहब एक और फोन आवत लगते। हेलो हेलो हेलो, हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? मैं मनीष सोनी बोला था धमतरी से। जी, आप भैया मैं आम के पेड़ गर्मी के सीजन में लगा सकता हूँ का, और लगाना है तो क्या क्या सावधानी बरतना पड़ी? जी बिल्कुल, हम वही बताते हैं डॉक्टर साहब, आप बताएं। देखिए आम आप अभी लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते अगर सिंचाई का साधन हो तब, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पड़ेगी तो पौधा अगर शुरुआती अगर उसमें रहेगा तो पौधे को नुकसान होने का वो रहेगा। तो इससे अच्छा अगर अभी आप थोड़ा रुक सकते हैं तो जून में, मई जून में लगा सकते हैं। जब थोड़ा सा गर्मी कम हो जाए तब आप उसको लगाएंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि अभी ये शुरुआती अवस्था में अगर आप पहले से अनुभवी हैं और आपने पहले खेती की हुई है और आप उसको बचाने में सक्षम हैं तो फिर तो ठीक है। वरना अगर वो जो आपको उसको थोड़ा सा रुक के, जब बारिश आ जाए, एकदम गर्मी ना हो, तब लगाना जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, महत्व के विषय में चर्चा चलती सब हम बात करते रहे हैं कि कैसे ढंग के होकर। हाँ, तो एक चीज़ और उसमें मैं जो बता रहा था कि कैसे अगर जब जगह का चयन करना है कि अगर वहाँ पर पहले से अगर कोई फलोद्यान हो अगर ऐसे एरिया में, तो उसको लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि बहुत सी उसमें तकनीकी सलाह, मार्गदर्शन आपस में मिलकर किसान भाई लोग एक दूसरे से फ़ायदा ले सकते हैं। एक चीज़ इसमें विशेष ध्यान रखने वाली और रहती है कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई आसपास कारखाने हो या धुआं आता हो, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण होता हो, ऐसी जगह का हमको चयन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे जो है हमारे पौधे के उत्पादन पर, गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा बात बताया डॉक्टर साहब। एक संगे संग हम जब बात करते हैं कि ज़मीनी स्तर पर तैयारी के, फसल उद्यान के ज़मीनी स्तर पर तैयारी के शुरुआत कैसे करना चाहिए, ज़मीन की तैयारी कैसे होना चाहिए? देखिए ज़मीन के डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन के पहले एक नौ फोन आवा था। हेलो हेलो, हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके किसान भाई, कौन गाँव ले बोला था? हाँ नमस्कार, मैं कुरुद धमतरी से प्रांजल चंद्राकर बोला हूँ। जी जी, आप मैंने अपन प्रश्न पूछो। जानना चाहता हूँ कि मैं अपन खेत के मेड़ में छोटे हाइट के नारियल पेड़ लगाना चाहता हूँ, तो मतलब कब लगाना है और तैयारी हम लोग कैसे करना है? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। देखिए अगर उसमें अगर आप छोटे हाइट का वो लगाना चाह रहे हैं तो अपने यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो जगदलपुर है अपना कृषि महाविद्यालय, वहाँ से नारियल की बहुत से किस्में विकसित की गई हैं जो कि अपने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ही बनी हुई हैं। तो वहाँ से आप उसकी किस्मों की उपलब्धता के बारे में और कब आपको मिल जाएगा पूरा, उसके बारे में आपको वो पूरा मार्गदर्शन दे सकते हैं। उनका मतलब हमारा जो कृषि महाविद्यालय जगदलपुर है वो इस पे काम कर रहा है और वहाँ से आपको पूरी जानकारी इसकी मिल सकती है। जी डॉक्टर साहब, हम बात करें कि ज़मीन की जब हम तैयारी करते हैं तो दूरी कहाँ होना चाहिए, और जब हम लगाते हैं बीज रोपण करते हैं तो ओकर एरिया में कौन कौन से बात का ध्यान रखना है? देखिए सबसे पहले तो जैसे अपन बोले ज़मीन की तैयारी, तो अभी बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं हम गर्मी में लगा सकते हैं, गर्मी में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गर्मी में अगर इसकी तैयारी करेंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा। क्योंकि अपने को जैसे जून के बाद से जब बारिश होती है तब लगाना है। जी बिल्कुल। प्लस और गर्मी में अपने का करने से सबसे फ़ायदा क्या होता है कि आप उस खेत को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, खरपतवार और वो सब हटा के, और उसमें गहरी जुताई कर लें। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना किसान भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्योंकि अगर उससे हम ग्रीष्मकालीन, अभी गर्मी के समय गहरी जुताई करेंगे, मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी पलट देंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी ज़मीन के अंदर खरपतवार के बीज होंगे, फफूंदनाशक होंगे, कीड़े के बीज होंगे, तो वो सब नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा आगे चल के भी फ़ायदा होता है कि आगे चल के जैसे मान लो खरपतवार आएगा, कीड़े बीमारी आएंगे, तो हम उसके लिए दवाई डालेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा प्रदूषण भी होगा और आर्थिक हानि भी होगी, दोनों चीज़ होगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। यह भी अपना गर्मी का बहुत बढ़िया समय है। इस समय अगर कोई किसान भाई अगर लगाना चाह रहे हों तो अच्छे से तैयारी करके गहरी जुताई करके उसको तैयार कर लें। बिल्कुल।
ताकि आगे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें कि हमको कैसे लगाना है जी, ठीक है, तो देखिए उसमें लगाने के कई प्रकार होते हैं कि हम उसको सिस्टमेटिक लगाएं आगे चले तो कुछ प्रकार मैं आपको बताता हूं। जैसे एक होता है वर्गाकार, स्क्वायर, इसको स्क्वायर सिस्टम या वर्गाकार बोलेंगे। इसमें क्या है, कतार से कतार की और पौधे से पौधे की दूरी बराबर रखी जाती है। अच्छा। जब हम पौधे का रोपण करते हैं तब, और ऐसे लगाया जाता है कि 4 पौधे मिलके एक वर्ग बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। जी जी। तो इससे एक सिस्टमेटिक तरीके से पौधे का रोपण किया जा सकता है, ताकि जब अभी शुरुआती अवस्था में नहीं, जब पौधा बड़ा भी हो जाएगा तो भी उसमें जो हम कटाई छटाई और पौधे को जो है धूप पर्याप्त मिल सकती है, और 2 पौधों के बीच में अगर डालियां टकराएंगी तो वो सब आगे चल के व्यावसायिक मतलब हमारे उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जी जी। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी। और इसमें अगर इसकी सबसे विशेषता ये है कि इस विधि को अगर हम बीच में जो खाली जगह है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पर हम कोई दूसरी छोटी कम समय वाली फसल लगा सकते हैं। तो ये एक हमें अतिरिक्त जी। डॉक्टर साहब फोन आते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके? भैया नमस्कार, मैं सिरोबाना बेमेतरा से भुवनदास जांगड़े बोल रहा हूँ। जी नमस्कार नमस्कार, प्रश्न पूछो भैया। हाँ डॉक्टर साहब से मोर प्रश्न है, जैसे हम अपन 2 एकड़ खेत में आम के नींबू के फलदार पौधा खेती करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो नीचे में हम कोई से अंतर्वर्ती फसल ले। जी डॉक्टर साहब, ये जांगड़े जी मैं यही बता रहा था अभी कि जब अपन लगाते हैं, जैसे आप अगर आम को लगाएंगे या नींबू को लगाएंगे तो उसकी अगर आप दूरी कितनी रखते हैं उस पर निर्भर करता है। तो सामान्यतः जैसे अपन 5 बाय 5 मीटर की दूरी अगर रखते हैं तो उसके बीच में आप जो है अंतर्वर्ती फसल, जो छोटी कम समय वाली फसल है, उसको आप बिल्कुल ले सकते हैं जी। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उसके लिए आप खाद पानी देंगे तो आपकी जो बीच वाली फसल है उसका और इसका दोनों के लिए आप अलग से जो उनकी ज़रूरत है खाद पानी की वो पूरी करेंगे, ताकि एक दूसरे में जो है आपस में कंपटीशन ना हो, मतलब खाद पानी के लिए उनमें वो आपस में लड़ाई ना हो। बिल्कुल इस प्रकार से विशेष ध्यान रखेंगे और ऐसे करके आप फिर उसको ले सकते हैं। तो मैं आपको एक ये बता रहा था, एक ये अपन इस प्रकार से लगा सकते हैं, चौको वर्गाकार हाँ, एक और होता है आयताकार। इसमें अपन जो है पौधे से पौधे की दूरी कम रखते हैं और 2 कतारों की दूरी जो है वो ज़्यादा रखते हैं। एक ये तरीका हो सकता है। एक पंचवृक्षी तरह होता है कि जिसमें जैसे अभी जो मैं आपको बताया 4 पौधे बना के एक स्क्वायर बन जाता है, उसके बीच में एक और पंचवृक्षी बोलते हैं। जी। तो उससे क्या होता है, और इसको पूरक पौधा बोलते हैं जो बीच में लगाते हैं। अच्छा। और ये ऐसा रहता है कि जो कि जल्दी फलन में आ जाएगा और जल्दी अपनी साइकिल जो है कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें भी हम पपीते का ही उपयोग ज़्यादातर करते हैं। डॉक्टर साहब को फोन आवा थे। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार भैया। नमस्कार, क्या नाम है आपके? गोविंद मानेश्वर बोला तो भैया, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश में। जी बोलिए आप। जी मोर प्रश्न ये भैया, हाँ, जैसे हमारे कुछ खेत में खाली जगह हवा और हमारे पेड़ पौधे तो में कौन से हमारा फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, हमारा अतिरिक्त लाभ हो सके और लगाए के समय का है जानकारी लेना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि पूर्वत में हम बताया है वही वाला क्वेश्चन, बताइए। देखिए खाली जगह है आपके पास, है ना, तो आपके पास खाली जगह कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल ले सकते हैं। एक तो अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला पपीता लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, ठीक है। आपके पास पानी की क्या व्यवस्था है, दूसरी क्या व्यवस्था है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो अगर आपके पास जो जगह है अगर वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भरता है तो पानी भरने वाली जगह में हम पपीते जैसी फसल नहीं लगा सकते हैं। अगर पानी की कमी है तो अनार हो गया, बेर हो गया, इस टाइप की फसलें जो हैं उस टाइप की फसलों को हम ले सकते हैं और अपने आमदनी का जरिया बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब जैसे हम बात करथन कि कोई भी फल ला हम खाथन बड़ा पौष्टिक रहते, मीठा रहते, लेकिन जब अगर बीज ला बो करके फिर से हम अगर उपजाथन होला तो वो समय में दोबारा अगर फल मीठा नहीं रहा है, ऐसे कई हमारे किसान भाई मन के कहना है, ऐसे काबर होते हैं?
देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है जी। और कई बार किसान भाई लोग हमसे भी पूछते हैं कि जो हमारा मतलब पुश्तैनी पेड़ था, पैतृक जो शुरू से लगा था, उसका फल बहुत मीठा आता था, अब हम नया तैयार किए तो उसमें मिठास नहीं आ रही है, या जैसे पहले फल अच्छा बड़ा आकार का आता था जी। वो नहीं आता था। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जब भी अपन कोई नए पौधे तैयार करना रहता है तो इससे बीज से अगर हम पौधे तैयार करते हैं तो उसमें कुछ कुछ भिन्नता आ जाती है। अच्छा। जो अपने मातृ वृक्ष जहाँ से अपन जो मूल पौधा है हमारा, उससे गुणों में भिन्नता आ जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा वही गुण वाला पौधा चाहिए जी, तो उसके लिए हमको फलदार पौधों में वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, उसको अपनाना चाहिए।